अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रामा अपडेट में। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने इससे पहले वाली किस्त में देखा होगा कि गोकतू ने अर्तुगरुल साहब और एरिस पर हमला किया था, जिसे देखकर अर्तुगरुल साहब ने एरिस को बचाया था और फिर एरिस ने इस्लाम कबूल कर लिया था। नाज़रीन, पिछली एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त थी। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए। तो आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल साहब एरिस को लेकर हलीमा सुल्तान के पास आ रहे थे और अब मैं आपको बता देती हूँ कि एरिस का नाम बदल गया है, अब उसका नाम अहमद है। हलीमा सुल्तान वहाँ पर अर्तुगरुल साहब की मुंतज़िर होती हैं और देखती हैं कि सामने से अर्तुगरुल साहब आ रहे होते हैं, लेकिन देखती हैं कि साथ में एरिस भी होता है। उसे देखकर वो चौंक जाती हैं और फिर अर्तुगरुल साहब अपने घोड़े पर से उतरकर हलीमा सुल्तान के गले लगते हैं और फिर हलीमा कहती हैं, अर्तुगरुल ये क्या है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको तो अब यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो हलीमा सुल्तान से अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हलीमा अब तुम परेशान ना हो, अब ये बदल गया है, इसने इस्लाम कबूल कर लिया है और ये अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगता है। तो हलीमा कहती है, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये अब आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जब इसने हमारे बच्चे को नहीं छोड़ा तो ये आपको अब कैसे धोखा नहीं दे सकता अर्तुगरुल, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकती। तो अहमद वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है, हलीमा खातून, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप मेरा सर कलम कर दीजिए। हलीमा सुल्तान को गुस्सा आ जाता है और वो म्यान में से तलवार निकालकर उसकी गर्दन पर रख देती हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हलीमा मेरी बात मानो और रुक जाओ, ये तुम बहुत बुरा कर दोगी। वो अपनी सभी गलतियाँ मान रहा है और हमें इसको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। हलीमा ऐसा मत करो। अर्तुगरुल साहब की इन बातों को सुनने के बाद हलीमा सुल्तान अहमद की गर्दन से तलवार हटा देती हैं और फिर अर्तुगरुल साहब अहमद को अपना हाथ देकर उठाते हैं और फिर हलीमा सुल्तान कहती हैं, अहमद तुम्हारी आगे अब कोई गलती नहीं माफ़ की जाएगी और अल्लाह तुम्हें हक़ के रास्ते पर चलना अता फरमाए और अब मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया है। तो एरिस कहता है, हलीमा खातून आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका पूरी ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हलीमा तुम मेरी बात बहुत गौर से सुनो, क्योंकि लौटते में जब हम यहाँ आ रहे थे तो कोपैक ने गोकतू को भेजा था हम पर हमला करने के लिए, जिससे कि वो चाहता था कि एरिस को मार दिया जाए, लेकिन मैं वहाँ पर बिल्कुल सही वक्त पर पहुँचा और मैंने एरिस को बचा लिया, लेकिन मैंने गोकतू को मार दिया और अब मैंने उसको वहाँ कोपैक के पास भेजा है और अब मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई चाल ज़रूर चलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम डायरेक्ट हमारे कबीले जाओ और मैं सुल्तान के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सुल्तान की जान को ख़तरा है और मैं उनको ऐसे गद्दारों के हाथों से मरने नहीं दे सकता। तो मेरी हलीमा तुम घर पर जाओ और वहाँ पर तुर्गुत और बंसी को सारी बातें बता देना, क्योंकि जो ज़रूरी होगा फिर वो कर लेंगे। उसके बाद अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं एरिस और बाकी सारे सिपाहियों को लेकर मैं उनके पास जा रहा हूँ। और वहीं दूसरी ओर नाज़रीन, आप देखेंगे कि मखबरी खातून कोपैक के पास उसके पड़ाव में आई हैं और बताती हैं कि अब मुझे कुछ नहीं देखना, अब बस मेरा गयासुद्दीन ही सुल्तान बनेगा। तो कोपैक कहता है कि हमारे साथ अर्तुगरुल ने बहुत बुरा काम किया है, उसने गोकतू को मार दिया। तो फिर मखबरी खातून कहती हैं, अर्तुगरुल तो कुछ ज़्यादा ही अपने आपे से बाहर है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर उसने ऐसा किया है तो उसको इसकी सज़ा भी मिलेगी, उसने हमसे पंगा लिया है। लेकिन आप मेरा एक काम कीजिए, अल्तून अब्बास से ख़त लिखवाइए और उसमें लिखिए कि कोपैक पर हमला किया है और पता नहीं है कि कोपैक अभी ज़िंदा है या मर गया, लेकिन गोकतू की लाश हमें मिली है और कोपैक की लाश हम ढूंढ रहे हैं और वो अब सुल्तान पर भी हमले करने पर उतारू है, तो इसलिए जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए। उसके बाद नाज़रीन, अंतूर अब्बा उस ख़त पर अपनी मोहर लगाता है और सुल्तान के पास भेज देता है। नाज़रीन, उस पर कोपैक कहता है, अब अर्तुगरुल को पता चलेगा कि उसने हमारे साथ पंगा ठीक नहीं लिया है। उसके बाद मखबरी खातून कहती हैं, अब सुल्तान का भी वक्त पूरा हो गया है, बहुत बैठ लिए वो गद्दी पर, अब हमारा बेटा बैठेगा। और वहीं दूसरी ओर नाज़रीन, आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल साहब को अपनी दुआओं से बहुत सारी रुखसत करती हैं और कहती हैं, अल्लाह के अमान में रहें। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं, हलीमा तुम अपना ख्याल रखना और मेरे बच्चों का भी, अगर ज़िंदगी रही तो मैं लौट कर आऊँगा। तो हलीमा सुल्तान बड़ी उदास होती हैं, लेकिन फिर वहाँ से उनको रुखसत कर देती हैं। और वहीं काई कबीले में अफ़ज़ा खातून की तबीयत बहुत ख़राब होती है। हाइमा खानम और बमसी बड़े परेशान होते हैं। बमसी रो रहा होता है, कहता है,
میری حفظہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آنکھیں کھولو حفظہ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کب آنکھیں کھولو گی؟ اتنی دیر میں شیخ ابن العربی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بیٹا اب تم یہاں سے باہر جاؤ، میں اس کا علاج کروں گا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد بمسی بڑی پریشانی میں حائمہ خانم کے ساتھ باہر چلا جاتا ہے اور ابن العربی صاحب حفصہ خاتون کا علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ باہر آ کر بمسی کہتا ہے حائمہ خانم میری حفصہ کو کیا ہو گیا ہے، وہ کب ٹھیک ہوگی؟ تو حائمہ خانم کہتی ہیں میرے بچے بمسی تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، اللہ کی امان میں ہے وہ، اور اللہ چاہے گا تو اس کو بالکل ٹھیک کر دے گا۔ تم ایسے پریشان ہوگے تو تمہیں بھی درد ہوگا اور اس کو بھی پریشانی ہوگی۔ اتنی ہی دیر میں اسلحان خاتون اور ترگت بھی وہاں آ جاتے ہیں۔ تو اسلحان خاتون کہتی ہیں کیا ہوا، اب طبیعت کیسی ہے حفصہ کی؟ تو حائمہ خانم کہتی ہیں بیٹی ابھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، ابھی تک اس کو ہوش نہیں آیا۔ تو ترگت کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے حفصہ کو، اللہ نے چاہا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بمسی کہتا ہے تم تو یہی چاہتے تھے کہ یہی ہو، تمہاری تو مراد پوری ہو گئی۔ بمسی کی یہ بات سن کر ترگت کو غصہ تو بہت آتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے بمسی ابھی یہ سب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی اچھا ہوگا کہ ہم حفصہ کے لیے دعا ہی کریں۔ اس کے بعد بمسی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ترگت کا گلا پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے ترگت تمہاری وجہ سے ہی یہ سب ہوا ہے، تمہاری بے وقوفیوں کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ ترگت کہتا ہے بمسی میرا گریبان چھوڑ دو، میں کہہ رہا ہوں ابھی یہ سب ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ابھی میرا گریبان چھوڑ دو۔ لیکن بمسی اس پر غصہ اتار رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اسلحان خاتون اور بمسی دونوں کو الگ الگ کرتی ہیں، کہتی ہیں کیا کر رہے ہو آپ لوگ، اس وقت ہمیں لڑنا نہیں چاہیے بلکہ حفصہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اتنی دیر میں ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آرتک بھائی نے آپ دونوں کو قلعے بہت ہی ضروری کام سے بلایا ہے۔ اتنا سننے کے بعد تو ترگت وہاں سے جبھی کے جبھی قلعے کی اور روانہ ہو جاتا ہے اور بمسی حائمہ خانم کے پاس رک کر کہتا ہے والدہ میری حفصہ کا خیال رکھنا، اللہ کے بعد میں آپ کے سپرد کر کر جا رہا ہوں اس کو۔ اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہیں دوسری اور ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل صاحب اور ایرس ایک غار میں بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایرس کہتا ہے ہم آپ کے سلطان کو کیسے بچائیں گے؟ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں ایرس اب وہ میرے ہی سلطان نہیں بلکہ تمہارے بھی سلطان ہیں۔ تو ایرس کہتا ہے ارطغرل صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کیسے کروں، میں نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا لیکن تب بھی آپ نے میری جان بچائی۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں ایرس تم اب مجھے شرمندہ نہ کرو، یہ میرا فرض تھا جو کہ میں نے ادا کیا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں ہم سلطان کو کیسے بچائیں گے، التون ابا اور کوپیک نے مل کر یہ سازش کی ہے، ہم انہیں کیسے بتائیں گے کہ اس میں مخفری خاتون بھی ملوث ہیں۔ وہیں دوسری اور ناظرین آپ دیکھیں گے کہ مخفری خاتون التون ابا سے کہتی ہیں کہ غیاث الدین کو کبھی بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کے بابا کو مرواؤں گی تو میں مرواؤں گی، اور ہم نے اتنی جد و جہد سے یہ گدی حاصل کی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے پر ایسا اثر پڑے، ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ بالکل خفیہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد التون ابا کہتا ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ وہیں ناظرین آپ دوسری اور دیکھیں گے کہ غیاث الدین اپنے بابا سلطان علاء الدین کے پاس جاتے ہیں تو سبھی لوگ ان کو سلام کرتے ہیں اور بہت ہی شاندار استقبال کرنے کے بعد وہ اجازت لے کے سلطان کے خیمے میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں سلطان میں آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر سلطان علاء الدین کہتے ہیں میرے بیٹے تم نے آج میرا دل خوش کر دیا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے گلے ملتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تم میرے ساتھ ضرور چلو گے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا جنگ پر، اور اللہ نے چاہا تو ہم وہاں سے فتح یاب ہو کر ہی لوٹیں گے۔ وہ لوگ آپس میں اتنی بات ہی کر پاتے ہیں، اتنے میں عزیز آتا ہے اجازت لے کر اور وہ کہتا ہے کہ یہ مکتوب التون ابا کی طرف سے آیا ہے۔ سلطان علاء الدین اس مکتوب کو پڑھتے ہیں تو اس میں بہت ہی برا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد انہیں بڑا غصہ آتا ہے اور وہ وہیں کے وہیں اس مکتوب کو مروڑ کر پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا بکواس ہے، ارطغرل ایسا بھی کر سکتا ہے، مجھے ارطغرل سے یہ امید نہیں تھی، وہ اس ٹائم اپنے گھر پر جانے کی وجہ ہماری طرف ہی دندناتا پھر رہا ہے۔ عزیز میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ارطغرل صاحب کو کہیں نہ کہیں سے بھی، چاہے پاتال میں ہو یا زمین میں، کہیں سے بھی نکال کر لے کر میرے سامنے حاضر کرو۔ اس کے بعد عزیز وہاں سے اجازت لے کر چلا جاتا ہے۔
اور वहीं दूसरी ओर नाज़रीन आप देखेंगे कि बमसी और तुर्गुत आर्तुक्स भाई के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद बमसी कहता है कि आज मेरी हफ्सा की जो हालत है वो सिर्फ़ इस तुर्गुत की वजह से हुई है। अगर ये वो काम नहीं करता, वहाँ अपना कबीला नहीं बसाता, तो आज मेरी हफ्सा की ये हालत नहीं होती। इतनी देर में ही मारिया खातून आ जाती हैं और वहाँ आकर वो मकतूबों को ठीक कर कर रखने लगती हैं। इतनी देर में तुर्गुत और बमसी की बहुत ही ज़ोरदार लड़ाई होने लगती है और बमसी तुर्गुत को मारा मार लग जाता है और इतना मारता है कि उसका गला दबा देता है। दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आर्तुक भाई बीच में जाकर उनको अलग करते हैं तो बमसी को गुस्सा आ जाता है और वो उठाकर उन्हें भी पटक देता है, जिससे कि आर्तुक भाई बड़ी दूर जाकर गिर जाते हैं। लेकिन वो फिर भी दोबारा उठते हैं और उन दोनों को अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बमसी बहुत ही शदीद गुस्से में होता है और तुर्गुत को मारने पर उतारू हो जाता है और फिर वो गर्दन दबाता है इतनी ज़ोर से कि तुर्गुत की सांसें रुक जाती हैं और तुर्गुत मर जाता है। ये देखकर आर्तुक भाई बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर चेक करते हैं तो देखते हैं कि तुर्गुत को सांस नहीं आ रही होती हैं और वो बिल्कुल ही बेजान हो जाता है। उसके बाद आर्तुक साहब कहते हैं, बमसी ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया? तुर्गुत अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम्हारे गुस्से ने उसको मार दिया। तो बमसी कहता है, ये इसी बात का मुस्तहिक था, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था जो इसके साथ हुआ है। उसके बाद आर्तुक साहब कहते हैं, सिपाहियों सिपाहियों, बमसी को कैद कर लो, इसने तुर्गुत को मार दिया है और ये खबर बाहर किसी के भी पास नहीं जाना चाहिए। बस हमारी खबर ये यहीं तक रहे, अगर किले से किसी के भी पास आई तो मैं उसको मार डालूँगा। उसके बाद आर्तुक साहब मारिया से कहते हैं, मारिया तुम भी यहाँ पर मौजूद हो और ये बात तुम पर भी लाजिम होती है कि ये बात हमारे पास से कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद मारिया कहती है, जो हुक्म आपका, मैं आपकी कोई भी बात कहीं पर भी नहीं करूँगी। तो नाज़रीन आज के एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर आकर होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिससे कि आगे की वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।